हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विला टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 12 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 12th ऑफ जनवरी 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो आज भी एक्सपेक्टेड था कि गहमा गहमी तो रहेगी और उसके अलावा बाज़ार जो है मंदा हो सकता है। तो खुलते के साथ बाज़ार जो है वो मंदा होते चला गया। बाज़ार खुला था थोड़ा वीक टोन के साथ ही, बिकॉज प्री ओपनिंग और गिफ्ट निफ्टी दोनों वही इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि कोई मेजर वीकनेस नहीं इंडिकेट कर रहे थे, पर खुलते के साथ जैसे जो बिकवाल थे उन्होंने मन बना रखा था कि हम जो भी हो हमको तो बेचना ही बेचना है। सो मोस्ट लाइकली इट वाज एफआई सेलिंग जो खुलते के साथ आई, जिसके कारण निफ्टी जो है खुलते के साथ लगभग 150 पॉइंट्स लुढ़क गया अगर देखा जाए तो 150 पॉइंट्स लुढ़का और फिर जो निफ्टी है वो गिरते गिरते ये 25,520 के लेवल्स तक गया। सो एक्सपेक्टेड था कि वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है, पर चूंकि मोमेंटम इतना बेयर्स के फेवर में था तो 25,500 का भी सपोर्ट लेवल टूट गया और निफ्टी ऑल द वे वेंट टू 25,462। सो कहीं ना कहीं एकदम जो निफ्टी है 25,500 को चीरते हुए गया और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एक बार रुका। तो इसका मतलब समझ में आ रहा था कि जिनको बेचना तो उन्होंने एक बार भर भर के बेच लिया है। मोस्ट लाइकली इट वाज एफआईआईज। सो और चूंकि यूएस मार्केट भी सुबह को डाउन था, अगर डाउ की बात करें तो 250 पॉइंट्स नीचे था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में एज इट इज़ बेरिश सेंटिमेंट था। यूएस मार्केट भी नीचे है और उसके अलावा तो ओवर द वीकेंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो आप जानते होंगे चल रहे थे। तो कुछ ना कुछ ग्रीनलैंड को लेके गहमा गहमी चल रही है। अमेरिका बोल रहा है कि मैं हथियार लूँगा चाहे जो हो, बाय मैंने साम से या दंड से जो भी है मैं तो हथियार लूँगा। तो किसी भी तरह वही एक प्रॉब्लम है। अब यूएस और यूरोप के बीच वो फ्रिक्शन का एक पॉइंट बन गया है। और उसके अलावा वीकेंड में खबर आई कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो है वो एलओसी पर फिर से देखे गए हैं, कईयों को शूट डाउन किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी अब डर है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वो ये बोल ही रहे हैं कि कर सकता है। और चूंकि अभी पाकिस्तान एक गुलामी बना हुआ है, अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, तो कर भी सकता है क्योंकि उसको इतनी बड़ी बैकिंग मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो बाज़ार पे हावी थी। हालांकि निफ्टी एक बार जो रुका 25,460 के आसपास जो रुका, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर के कारण एक बार उस सेलिंग थम गया होगा डेफिनेटली। उसके बाद धीरे धीरे रिवर्ट करना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं 25,500 पे लग रहा था हो सकता है निफ्टी रुक के रह जाएगा, क्योंकि मंदी का एकदम माहौल हो रखा है और बाज़ार के लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। पर धीरे धीरे जो फिर रिकवरी आई वहाँ एकदम से एक स्पॉट आ गया 25,500 के ऊपर से, जो एक हल्का सा एकदम ब्लिप देखने को मिला। कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया कि बाइंग आई है, तो वो भी समझ में आने लग गया कि कहीं ना कहीं डीआईएस की रेस्क्यू बाइंग आई है। डीआईएस तो चुपचाप बैठे हुए थे लग रहा है, अब उन्होंने डिसाइड किया अब हम भर भर के लेंगे, उनका बिकवाली ख़त्म हो चुका है एफआईआईएस को जो बेचना था, अब हम भर भर के लेंगे। सो इसमें जो रिकवरी आई उसमें कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो काफ़ी वीक था सुबह को एकदम से ग्रीन में आ गया। एचडीएफसी बैंक में अच्छी रिकवरी आई, लार्सन एंड टूब्रो में रिकवरी आई। सो अच्छे जो बिगीज थे, जो बड़े बड़े नाम थे, सब में अच्छी रिकवरी आई। अल्ट्राटेक में रिकवरी आई और एकदम ग्रीन में आ गए बहुत सारे स्टॉक्स। तो निफ्टी जो वो एकदम से फिर बढ़ते ही चला गया, रैली करते ही चला गया। पहले 25,700 के आसपास रुका, फिर 700 में एक बार लग रहा है बेज ने कम बैक करने की कोशिश की थी। अगर आप चार्ट्स में देखें तो इसमें दिख रहा है कि बेज ने एक बार रुक के कम बैक करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं वो विफल रहे, जिसके कारण निफ्टी जो है फिर 25,800 के लेवल्स तक गया। तो 25,800 के लेवल पे कहीं ना कहीं हमने बोला था कि 25,800 के लेवल तक जा सकता है, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एकदम से गिरने के बाद एक ही दिन में इतना बड़ा यू टर्न आ जाए। तो अगर नीचे से देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स यू टर्न किया है। सो विच वॉज अ स्टैगरिंग रिकवरी यार, तो कमेंडेबल रिकवरी। पर कहीं ना कहीं 25,800 में लग रहा था कि एग्जॉशन आ रहा है, अब बाइंग एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 25,500 के नीचे सेलिंग एग्जॉशन देखने को मिल रहा था, 25,800 के आसपास बाइंग एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। एंड निफ्टी मैनेज टू क्लोज जस्ट सटली लोअर। तो अगर निफ्टी की बात करें तो वो 107 पॉइंट्स गिरकर 25,790 पर बंद हुआ, जस्ट 25,800 के नीचे ही। दैट इज इट वाज अप 107 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,790।
और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 199 पॉइंट्स बढ़कर 59,450 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 199 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 59,450। तो बाज़ार जो है वो अच्छी खासी एकदम प्लस में बंद हुआ, एकदम से माइनस होके निफ्टी जो है वो 150 पॉइंट्स से ज़्यादा माइनस होके एकदम 100 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ, तो विच इज़ कमेंडेबल। इनफैक्ट 150 क्यों, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स माइनस होके 100 पॉइंट्स बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि नीचे DIs के बाइंग स्ट्रेंथ है, बाइंग सपोर्ट है। पर अगेन गिवन दैट जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है, इंडिया पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, चाहे वो अमेरिका ट्रम्प बाबू का दिन भर दिन इंडिया के ऊपर भड़कते ही रहते हैं। दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स नो डाउट एंड इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू यील्ड टू सच प्रेशर टैक्टिक्स। पर कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम्स तो देखिए आगे भी रहेंगी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं भी। अभी रशिया यूक्रेन की जब बात आई गई है तो बता दूं कि अभी यूक्रेन ने कई सारे रशिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, शायद ब्लैक सी में जो कई सारे जो तेल के प्लेटफॉर्म्स है उस पर हमला कर दिया है कि वो इकोनॉमिकली रशिया को ध्वस्त करना चाहते हैं। पर उसके अलावा रशिया ने भी यूक्रेन का एक F-16 विमान गिरा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब रशिया यूक्रेन वॉर तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो और भड़कते ही चला जा रहा है। ट्रम्प बाबू तो ये बोल रहे थे कि मैं सब चेष्टा कर रहा हूँ युद्ध रुकवाने का, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। और चूंकि अब रशिया भी शायद अमेरिका के पैतरों से अब चिढ़ गया होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये बोलता है कि हाँ मैं सब प्रयास कर रहा हूँ युद्ध रुकवाने का, और एक तरफ रशिया पे प्रेशर बनाने के नाम पे और बाकी देशों को धमकाया जा रहा है कि, और बाकी उसका इनफैक्ट अमेरिका उसका एडवांटेज उठाने में लगा हुआ है कि बाकी देशों पर प्रेशर डाल के सैंक्शंस की धमकी दे के उनके साथ एकदम एक तरफा करार कर लो और फिर रशिया को एकदम ही साइडलाइन कर दो। तो ये भी कहीं ना कहीं आज रशिया भी हो सकता है इससे तिल मिला गया होगा कि भैया इससे, और चूंकि अब यूरोप तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम आपसे डील करने से तो अब अच्छा हम रशिया से खुद ही बात कर लें। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका से सब चिढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कल को ट्रम्प बाबू बोले मैं तो ये जानबूझ के कर रहा था कि मैं चाहता था कि यूरोप भी इवेंचुअली रशिया से बात कर ले, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल को अगर सक्सेसफुली यूरोप और रशिया दोनों मिलके समझौता कर लेते हैं तो ट्रम्प बाबू बोलेंगे कि हाँ मैंने तो इनडायरेक्टली करा है, मैंने ये सब पैतरे किए थे जानबूझ के, जैसे कि रशिया पे प्रेशर आए, यूरोप पे प्रेशर आए। पर लेट्स सी क्या हो सकता है कल को। सिचुएशन हालांकि वॉलेटाइल रहेगा, अभी अनप्रडिक्टेबल रहेगा, और इसका असर जो है इंडियन मार्केट पे ऐसा रहेगा कि अगर हो सकता है कल, अभी US मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था, लगभग डाउ 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था खुलते के साथ, पर कहीं ना कहीं संभल के रिवर्ट भी किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर डाउ बहुत ख़राब बंद होता है तो हो सकता है कल का भी असर देखने को मिल सकता है। कल भी हो सकता है निफ्टी गिर के खुले, हो सकता है 25,700 के आसपास ही खुले। पर अगर US मार्केट ठीक रहता है और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कुछ नया न्यूज़ नहीं आता है तो हो सकता है कि बार निफ्टी और जो बढ़ के ही खुले, कहीं ना कहीं हो सकता है बिकॉज बहुत एक बुलिश मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आया है जिसके कारण हो सकता है निफ्टी 25,900 के लेवल्स तक भी जा सके, बिकॉज कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी है। मुझे सुबह को ये भी लग रहा था कि बहुत अग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग भी हुई थी, और ओपन इंटरेस्ट में आप देख लीजिए सब शेयरों में कहीं ना कहीं OI ऐड हो ही रहा है। तो घूम फिर के, और चूँकि कल एक्सपायरी डे भी है तो हो सकता है एक बार शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर के कारण हो सकता है निफ्टी में और फर्दर चढ़ाव देखने को मिले। पर अगेन कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो हो सकता है फिर बाइंग एग्जॉशन आ जाता है, DIs तो लेना बंद कर देते हैं, फिर FIs थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण जो है निफ्टी फुस हो जाता है, वो रैली जो है वो फुस हो जाती है। सो यही फिनोमेना देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आप मिड कैप्स भी देख लीजिए, अगर मिड कैप 100 की बात करें तो वो नीचे से 900 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली थी अपने लो से। तो मिड कैप में भी बहुत शानदार आज रिकवरी आज देखने को मिली, विच इज़ कमेंडेबल। ऑलमोस्ट 0.2% गिर के मिड कैप 100 जो है ऑलमोस्ट मैंने जिसको बोले ग्रीन पे तो नहीं बंद हुआ, मार्जिनली रेड बंद हुआ। सो इट वाज कमेंडेबल। स्मॉल कैप 250 भी इट रिकवर्ड रियली शार्पली, 1% से ज़्यादा की रिकवरी है स्मॉल कैप 250 में भी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बाइंग है लोअर लेवल्स में, जहाँ कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो लेवाली आई जाती है। सो ऐसे में अगर बाज़ार जो ऐसे ही लपालप रहेगा, तो लपालप तो नहीं, गलत वर्ड बोल दिया, कहीं ना कहीं बाज़ार जो एक लेवल्स में फंसा हुआ रहेगा
तो हो सकता है मार्केट जो है वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो ऑपरेटर ड्रिवन हो जाएगा, तो ऑपरेटर्स को जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, चाहे वो खास करके फिर ऐसे केस में वो स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज़ खोजते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेट करने का कुछ ना कुछ हो सकता है वो देखे। मार्केट बहुत और ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं ऐसे हालात में, और बाकी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या इंडो पाक टेंशन कुछ फ्लेयर अप करता है तो फिर मार्केट में तो असर दिखेगा ही, उसका कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी अभी ऐसे ही मार्केट जो है डावाडोल ही रहेगा, पर मंदी का कहीं ना कहीं हो सकता है एक बायस रहेगा, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं फिलहाल। तो हो सकता है निफ्टी एक बार 26,000 तक भी चला जाए, पर 26,000 के ऊपर चलना मुश्किल लग रहा है पर, बिकॉज वही बाइंग एग्जॉशन तो आ ही जाते हैं, एफ बेचते रहेंगे। एफ सेलिंग भी मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी जारी रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे एग्जिट किए चले जा रहे हैं। आपको बता दूँ आरबीआई ने भी अपने काफ़ी डॉलर होल्डिंग्स जो है यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स कम कर दिए। पीक में ऑलमोस्ट 240 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरीज आरबीआई होल्ड करता था, पर अभी जो डेटा आया है उसमें खाली 190 बिलियन डॉलर्स की ट्रेजरी होल्डिंग्स आई है। तो इसका मतलब उन्होंने भी बेचा और एग्जिट किया है। कई बार बेचना ज़रूरी भी नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे जो यूएस डॉलर एसेट्स हैं उनका 2 साल 5 साल का उनका कूपन रहता है, तो एक बार वो एक्सपायर हो जाता है तो नॉर्मली बायर्स क्या रहता है जो करंट डेट के कूपन्स खरीद लेते हैं, पर चूंकि वो उन्होंने नहीं खरीदा होगा तो एनी हाउ उनके जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है वो कम गए। सो वो भी एक है, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हावी रहेंगी, निफ्टी डावाडोल ही रहेगा। इस बीच मेरे कई सारे कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसे आए जो कई सारे स्टॉक्स के लिए बहुत माने किसी के लिए आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक न्यूज़ फ्लो आया है जिसमें उन्होंने अपने लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान था लिथियम सेल बैटरी का, उसको शेल्व कर दिया है। वो बोल रहे ऐसा इसलिए बिकॉज दे वर अनएबल टू सिक्योर टेक्नोलॉजी। कोई चाइनीज़ फर्म के साथ वो करार करने की चेष्टा कर रहे थे जिससे वो टेक्नोलॉजी लेके उसको मैन्युफैक्चर कर पाए, पर कहीं ना कहीं लग रहा है हो सकता है वो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया हो, और ये भी हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ही उसको अलाउ करने से मना कर दिया हो। सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब एक जो माहौल था पिछले मैंने 1991 के बाद से एक ग्लोबल कोऑपरेशन का, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रम्प बाबू के एंटिक्स ही है, जो अब नेशंस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट था वो ये धीरे धीरे इरोड होते चला जा रहा है और वो ख़त्म होते चला जा रहा है। सो अब नेशंस आपस में टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपस में रिसोर्सेज नहीं शेयर करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम थोड़ा पेनफुल तो रहेगा, उसमें इंडिया कितना कुछ कर पाएगा ये भी एक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है अभी इंडिया में R&D पे खर्च करने का और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। पर इस बीच मुझे जहाँ तक लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है ये अभी तक स्ट्रगल करते हुए आ रहा है, इसको हो सकता है क्या पता फ़ायदा हो जाए आने वाले दिनों में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते होंगे ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अभी काफ़ी बीटन डाउन है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल इश्यूज़। इनके जो टू व्हीलर्स है बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके अलावा इनके जो क्वालिटी इश्यूज़ बहुत आ रहा है जिसके कि कंपनी काफ़ी बदनामी हुई। और कंपनी ने एटलीस्ट एक अच्छा काम ये कर लिया कि इनका जो 4680 सेल है वो अब इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल तो मिल ही गया था, और इनका खुद का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है, इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी। मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है इंडियन जायंट्स की इस पर नज़र पड़ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हालांकि बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्विंग है, इसमें और भी बहुत तरह के टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जिंक आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। जिंक आयन बैटरीज तो हम आमतौर पे अभी भी यूज़ करते ही हैं हमारे AA और AAA बैटरीज के फॉर्म में, पर उसमें भी और रिसर्च चल रहा है उसको और अच्छा करने का। पर कहीं ना कहीं बात यह है कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी खास करके ऑटोज़ के लिए और बाकी बड़े बड़े जैसे बैकअप्स के लिए, पावर बैकअप्स के लिए अब एक प्रूवन टेक्नोलॉजी हो चुका है। सो चूँकि इसमें ओला बहुत अच्छा काम कर चुका है, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी के लिए बोलते हैं ना मील का पत्थर साबित होगा, और हो सकता है बहुत बड़ा एडवांटेज मिले। इसका कितना फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के लिए बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनका तो बुक वैल्यू ही नेगेटिव जाते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लॉसेज, और आगे भी अभी रहेंगे बिकॉज इनके जो ऑटो डिवीज़न में बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल होने में अभी टाइम लगेगा बिकॉज उनका खुद का बिजनेस ही स्ट्रगल कर रहा है। सो बट कितना फंडामेंटल इम्पैक्ट रहेगा बोलना बहुत मुश्किल है,
पर कहीं ना कहीं हो सकता है टेक्नोलॉजी के कारण ही इट विल बिकम अ बिग फैन बॉय। तो हो सकता है बहुत सारी बड़े जाइंट्स जो है वो उसको एक्वायर करने में लग जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कोई ना कोई बड़ा इंडस्ट्रियल जाइंट इस पर अपनी नज़र गाड़ रहा हो। सो यही है एक पर्सपेक्टिव मुझे ये देना था। और उसके अलावा कुछ ना कुछ मार्केट में अगर कुछ जैसे आइडिया सेल्यूलर है, अब चूंकि इसके लिए रास्ता साफ हो गया, हालांकि स्टॉक अभी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, पर मुझे लग रहा है अगर 10 रुपये के ऊपर और 11 रुपये के आसपास अगर टिका हुआ रह जाता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इसमें एक मेजर अपसाइड दिख सकता है अगर टिका रहता है तो। बिकॉज आप जानते होंगे ऑलरेडी इनको 10 साल का रिप्रीव मिल ही चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो कहीं ना कहीं हो सकता है ये बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र में आए। पर हाँ, अगेन सब मार्केट में ये बोल ही रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इस कंपनी को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की ज़रूरत है, एक नई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की। उसके बिना इसके आगे आने वाला सफ़र बहुत बहुत मुश्किल रहेगा। सो वही बात है, अब चूँकि पहले भी वोडाफोन आइडिया को 5 साल का रिप्रीव मिला था सुप्रीम कोर्ट से, तो ये कि अगर टाइम वेस्टेज आगे भी होता है तो हो सकता है 10 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रीव मिला इनको, रिहाई जिसको बोलते हैं राहत मिली है, वो भी हो सकता है फिर बेकार हो जाए। सो लेट्स सी, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब होप करेंगे ही। और चूँकि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेल्यूलर कंपनी है तो गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कुछ ना कुछ इसका भलाई हो, तो वही वाली बात है। सो यही सब चीज़ें थी जो मेरे नज़र में थी। सो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना। सो यही चीज़ है। और उसके अलावा मेरे नज़र में अभी एशियन स्टॉक्स का एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है ये पड़ा, तो अगर आप कई दिनों से देखें एकदम साइलेंटली ये स्टॉक बढ़ते हुए जा रहा है। सो कुछ ना कुछ ये, अब चूँकि आप जानते होंगे कि बिरला पेंट्स जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के पेंट्स इंडस्ट्री में घुसा था, पर कहीं ना कहीं वहाँ से उनको थोड़ा सा सेटबैक मिला है बिकॉज ऑल थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी देयर। तो हो सकता है अभी धीरे धीरे इसका एशियन पेंट्स को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उसके कारण इनका जो मार्च 2025 का FY25 का जो रिजल्ट था वो तो अफेक्ट वही था बिकॉज ऑफ अग्रेसिव पोस्चरिंग बाय आदित्य बिरला ग्रुप। पर कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स इज़ एक्चुअली मैंने इट इज़ जिसको बोलते हैं इट इज़ रिकवरिंग लॉस ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे आने वाला टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं हो सकता है उसके कारण एक साइलेंट बाइंग चल रही है स्टॉक में। तो जो स्टॉक्स स्पेसिफिक कंज्यूमर स्टॉक्स की ओर ही नज़र देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है एशियन पेंट्स अभी फेवरेट बन जाए, धीरे धीरे फिर से एक फेवरेट बन जाए। बिकॉज आप देख ही रहे अगर चार्ट्स में देखें 3 साल में एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है वो हार्डली कोई रिटर्न जनरेट किया है। इनफैक्ट 2022-23 में इसने 3500 का जो पीक बनाया था अभी तक ये पीक वापस आया नहीं है। सो हो सकता है वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही हो। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या अगेन कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।